खबर वक्फ पर जेपीसी की बैठक के दौरान हुए हंगामे की। बैठक के दौरान अब से कुछ देर पहले हंगामा हुआ है। बैठक में टीएमसी के कल्याण बनर्जी और बीजेपी के अभिजीत गंगोपाध्याय में बहस हुई है। खबर है कि बहस के दौरान कल्याण बनर्जी ने टेबल पर पानी की बोतल पटक दी। बोतल टूटने से टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को उंगली में चोट आई है। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि बनर्जी से पानी की बोतल जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल की ओर उछाली थी। ये तस्वीरें देखिए अब सामने आ गई हैं, जिसमें ये बोतल भी दिखाई दे रही है, जिस बोतल के बारे में कहा यह जा रहा है कि कल्याण बनर्जी ने इस बोतल को पटका, इसकी वजह से उनकी उंगली में चोट आई है। हालांकि बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कल्याण बनर्जी ने पानी की बोतल जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल की ओर उछाली थी और ऐसे में उन्हें चोट लगी है। लगातार जेपीसी जो वक्फ पर बनी है उसमें हंगामे होते रहे हैं, लेकिन आज जो हंगामा था वो इस हद तक बढ़ गया कि कल्याण बनर्जी के हाथ में चोट लगी है। देखिए ये तस्वीरें असदुद्दीन ओवैसी कल्याण बनर्जी मीटिंग से बाहर निकलते हुए, हाथ में चोट जहां लगी है उनके, उसकी तस्वीर भी देखिए सामने है। हम आपको उस बोतल की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। टेबल पर इस बोतल को पटका गया, कल्याण बनर्जी के हाथ में उंगली में इसकी वजह से चोट आई है। जेपीसी बैठक में बीजेपी और टीएमसी नेताओं के बीच बहस हुई। कल्याण बनर्जी और बीजेपी के अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच बहस इस हद तक बढ़ गई, जिसके बाद कल्याण बनर्जी ने टेबल पर रखी पानी की बोतल, शीशे की पानी की बोतल को उछाला, पटका, जिसकी वजह से उनकी उंगली में चोट आ गई है। हालांकि बीजेपी का आरोप यह है कि उन्होंने दरअसल इस बोतल को जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल की ओर उछाला था और ऐसे में इस बोतल से उन्हें चोट लगी है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं TV9 भारतवर्ष संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि जगदंबिका पाल की ओर उछाली गई थी बोतल, हालांकि कल्याण बनर्जी के हाथ में चोट लगी है वो साफ तौर पर दिख रहा है, तो क्या कुछ हुआ जेपीसी में? देखिए, उड़ीसा के एक संगठन आज आया था जिसको जेपीसी के सामने अपनी बात रखने थे वक्फ बिल को लेकर, और उस पे जब ये प्रेजेंटेशन चल रहा था उड़ीसा के उस संगठन का, तो उसी बीच में कल्याण बनर्जी बीच में अपनी बात रखना चाहते थे। लेकिन इस प्रेजेंटेशन के पहले आज ही कल्याण बनर्जी को 3 बार मौका दिया जा चुका था अपनी बात रखने के लिए, लेकिन बावजूद इसके वो फिर से बोलना चाहते थे, जिसको लेकर अभिजीत गंगोपाध्याय जो कि बीजेपी के सांसद है और जेपीसी के सदस्य, उन्होंने आपत्ति जताई कि जब 3 बार पहले से ही कल्याण बनर्जी को मौका दिया जा चुका बोलने के लिए, तो बार बार क्यों टोका टोकी कर रहे हैं और क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। जिसके बाद कल्याण बनर्जी में और अभिजीत गंगोपाध्याय में बहस हुई, तू मैंने हुई। हालांकि दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए अपशब्द का भी प्रयोग किया गया, ऐसा दावा किया जा रहा है कमेटी के सदस्यों की तरफ से, और इसी में कल्याण बनर्जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने टेबल पे जो कांच की बोतल रखी थी जिसमें पानी रखा हुआ था, उस बोतल को टेबल पे जोर से पटका और फिर बीजेपी सदस्यों का आरोप है कि उन्होंने जो टूटी हुई कांच की बोतल थी उसको चेयरमैन जगदंबिका पाल की तरफ उछाल दी। उसी बीच में जगदंबिका पाल कल्याण बनर्जी के पास आ रहे थे उनको समझाने के लिए, लेकिन इसी बीच में बीजेपी सदस्यों का आरोप है कि कल्याण बनर्जी ने जो टूटी हुई कांच की बोतल थी उसको चेयरमैन की तरफ उछाल दी, और इसी में इसी कवायद में कल्याण बनर्जी के हाथ में हल्का सा कट भी आया। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, उनके अंगूठे पे उनके उंगली में बैंडेड भी लगा हुआ है। हालांकि इस पूरे हंगामे के बाद बैठक को कुछ देर के लिए स्थगित भी करना पड़ा, और अभी हम आपको जानकारी दे दें कि कमेटी के बहुत सारे सदस्यों का ये मानना है कि कल्याण बनर्जी ने जो आज का रवैया था वो ठीक नहीं था, तो ऐसे में उनको जेपीसी की आगे की बैठकों में हिस्सा नहीं लेने दिया जाए, उनको जेपीसी की इस कमेटी से को सस्पेंड किया जाए, और इसको लेकर हो सकता है कि कमेटी में कुछ देर में फैसला भी हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया आनंद पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। अमेरिका के विदेश मंत्री इजराइल के दौरे पर हैं। एंटनी ब्लिंकन के इजराइल पहुंचते ही ईरान को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। मतलब ईरान पर कभी भी इजरायली अटैक शुरू हो सकता है। हमले को लेकर नेतन्याहू की रणनीति क्या है, आज इस पर मोहर लग जाएगी। उधर नेतन्याहू का मिशन बेरूत जारी है। बेरूत में इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पहुंचे हैं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। इजराइल के बड़े अधिकारियों के साथ वो बैठक करने वाले हैं। ईरान पर हमले को लेकर यहां रणनीति बनेगी। ईरान पर बहुत जल्द हो सकता है हमला। हमास और हिजबुल्लाह को लेकर भी होगी बातचीत, तो ईरान पर हमले को लेकर रणनीति बन सकती है। एंटनी ब्लिंकन दौरे पर हैं इजराइल के। हिजबुल्लाह और हमास को लेकर भी बातचीत होगी। एंटनी ब्लिंकन ये अहम मुलाकात करने के लिए इजराइल पहुंचे, इजराइल के दौरे पर हैं। तो इजराइल में एंटनी ब्लिंकन, ईरान पर क्या इस संकेत है कि कभी भी हमला हो सकता है। मिडिल ईस्ट में हलचल तेज हो गई है। तेल अवीव पहुंचे हैं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। इजराइल के बड़े अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होने वाली है। मुद्दे क्या होंगे इस बैठक के, वो जानना बहुत जरूरी है। ईरान पर संभावित हमला
इसकी चर्चा का अहम मुद्दा है। हमले की तारीख पर यहां मोहर लग सकती है और हमले की बाद की स्थिति पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा मध्य पूर्व के हालात पर चर्चा संभव है। हिजबुल्लाह को लेकर रणनीति क्या होगी, इस पर भी बात की जा सकती है और गाजा और हमास पर भी चर्चा होगी। बड़ी बात क्या है वो जानना जरूरी है। बड़ी बात यह कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद 11वीं बार मध्य पूर्व के दौरे पर हैं एंटनी ब्लिंकन। लगातार वो दौरा करते रहे हैं जिस तरह के हालात बने हुए उसकी वजह से। लेकिन इस बीच बेंयामिन नेतन्याहू 1 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमले का बदला लेने के लिए बेचैन है। इसीलिए अब इजराइल ने ईरान पर हमले का एक नया प्लान बनाया है। आशंका ये जताई जा रही है कि इजराइल हमला करने में देर नहीं लगाएगा। वो किसी खास दिन के इंतजार में है जब ईरान में बारूदी जलजला आएगा। ईरान विध्वंस की तारीख पहले भी फिक्स थी और अब भी फिक्स हो गई है। बस अंतर इतना है कि इस बार बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले का ब्लूप्रिंट बेहद गोपनीय रखा है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू नहीं चाहते कि 16 अक्टूबर की तरह ईरान पर हमले की तारीख लीक हो जाए और ईरान अलर्ट हो जाए। 5 दिन पहले इजराइल ईरान पर हमला करने के लिए पूरा प्लान तैयार कर चुका था। नेतन्याहू के आदेश पर मोसाद और आईडीएफ ने प्लान पूरी तरह से तैयार कर लिया था। ईरान पर बमबारी से ठीक पहले इजराइल को ऑपरेशन रोकना पड़ा और इसकी वजह थी पेंटागन से पहले का प्लान लीक हो गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा सिर्फ टॉप कमांडर को ही हमले की तारीख और प्लान का पता है। कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को भी ईरान पर हमले के बारे में नहीं बताया गया है। लेकिन इजराइल का पैटर्न बताता है कि वो किसी खास दिन ईरान को दहला सकता है। इसलिए हो सकता है 23-24 अक्टूबर को हमला किया जाए, क्योंकि उस दिन इजरायली पर्व सिमखात तोरा आता है। 23 तारीख की शाम से लेकर 25 की सुबह तक यह त्योहार मनाया जाएगा। इजराइल में 2 दिन छुट्टी रहेगी, उसमें से कभी भी ईरान के लिए कयामत का दिन बन सकता है। ईरान पर हमले का इजरायली प्लान लीक होने के बाद इजराइल ने अपने प्लान को पूरी तरह से बदल दिया है और अब इसकी जानकारी अमेरिका को भी नहीं दी गई है। हालांकि अमेरिका ने प्लान लीक होने के बाद एक जांच कमेटी बनाई है। माना जा रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले इजराइल ईरान पर हमला करे। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी कीमत पर ईरान को दहलाना चाहते हैं। वो 1 अक्टूबर को हुए हमले का बदला लेने के लिए बेचैन है, क्योंकि हमले में देरी इजराइल को कमजोर जता रही है और बेंजामिन नेतन्याहू हमला करके इजरायली जनता का भरोसा जीतना चाहते हैं, साथ ही अरब में अपनी धाक जमाना चाहते हैं। 16 अक्टूबर को हमले का प्लान लीक होने से ईरान सतर्क हो गया है। उसने 2 बड़े फैसले लिए हैं। सबसे पहले उसने वो टारगेट सुरक्षित किए हैं जो इजराइल के निशाने पर हैं, जबकि दूसरे फैसले में उसने चीन और रूस से हथियार मंगाए हैं, जिसमें डिफेंस सिस्टम की डिमांड की गई है। जबकि इसके जवाब में बेंजामिन का प्लान है कि हमले से ठीक पहले पेंटागन को जानकारी दी जाए, जिससे अमेरिका को विश्वास में लिया जा सके। यानी अरब में ऐसे युद्ध का खतरा मंडरा रहा है जो ईरान इजराइल के बीच होगी, लेकिन वो बाद में अमेरिका वर्सेस रूसी गठबंधन से हो सकती है। जिसमें रूस के साथ ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजराइल को एटमी धमकी देकर ईरान के तेवर जता दिए हैं कि ईरान परमाणु युद्ध के लिए भी तैयार है। न्यूक्लियर धमकी के अलावा ईरान ने हिंद महासागर और भूमध्य सागर में मेरीटाइम वॉर एक्सरसाइज शुरू की है, जिसमें कई अरब देश शामिल हैं।
इस दौरान ईरान ने 16 मिनट की एक फिल्म जारी करके अपनी शक्ति की नुमाइश की है, जिससे वो बता सके कि अब ईरान पश्चिमी देशों का मुकाबला करने में सक्षम है। इजराइल ने बेरूत पर बहुत बड़ा हमला किया है। आईडीएफ का बेरूत पर सीरियल अटैक। लगातार 4 घंटे तक चला बेरूत पर यह अटैक। हिजबुल्लाह के गढ़ में बारूदी बारिश हुई है। देखिए किस तरह का यह हमला था। आईडीएफ ने बेरूत पर सीरियल अटैक किए हैं और लगातार हमले किए गए बेरूत पर, जिसके बाद बेरूत के आसमान में सिर्फ धुआं धुआं दिखाई दे रहा था। बेरूत के कई इलाकों में मिसाइल अटैक हुआ है। बेरूत में फाइटर जेट से हवाई हमला किया गया है। रिहायशी इलाकों में भी आईडीएफ ने बमबारी की है। मिसाइल अटैक में हिजबुल्लाह का ठिकाना पूरी तरह से तबाह हो गया। बेरूत के दाइया में भीषण बमबारी हुई। दाइया में एक साथ 6 एयर स्ट्राइक की गई। अमल हेडक्वार्टर के पास भीषण एयर स्ट्राइक की गई है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों की मौत भी हुई है। तो दाइया में एक साथ 6 एयर स्ट्राइक की गई हैं। इस एयर स्ट्राइक में अमल हेडक्वार्टर के पास एयर स्ट्राइक की गई, जिसकी वजह से इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए हैं। अमल हेडक्वार्टर के पास जो हमला किया गया है इजराइल द्वारा, उसमें हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों के मारे जाने के बाद इस तरह का मलबा हर तरफ बिखरा हुआ दिखाई दिया। ऑपरेशन बेरूत, 4 घंटे और सीरियल अटैक। खबर क्या है जान लीजिए। इजराइल का बेरूत पर बड़ा हमला हुआ है। कई दिनों बाद एक बार फिर भीषण बमबारी की गई है। टारगेट पर बेरूत के दक्षिणी इलाके थे। लेबनान में कई दूसरी जगहें भी हमले के निशाने में थी। एयर स्ट्राइक किस तरह की गई जानिए। बेरूत पर 13 से ज्यादा एयर स्ट्राइक हुई हैं। लगातार 4 घंटे तक हवाई हमला किया गया। मिसाइल और फाइटर जेट से ये हमले किए गए। कहां कहां एयर स्ट्राइक हुई है जानिए। बेरूत, बेका, मरीजा, मरीजे और जिए, ये वो इलाके हैं जहां पर हमले किए गए। टारगेट पर क्या था जानना जरूरी है। हिजबुल्लाह के ठिकाने टारगेट पर थे, हथियार डिपो टारगेट पर थे, कमांड सेंटर और इंटेलिजेंस सेंटर भी निशाने पर थे। इजराइल के लगातार हमलों से हिजबुल्लाह के हौसले पस्त हैं। सीनियर नेता बेहद डरे हुए हैं और उप प्रमुख नईम कासिम तो ईरान चले गए हैं। लेकिन ईरान में नईम कासिम की मौजूदगी में एक नया प्लान तैयार हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजराइल के हमले के डर से अक्टूबर की शुरुआत में ही युद्ध का प्लान फाइनल कर लिया था। इस दौरान इजराइल के कई अहम ठिकानों को टारगेट बनाने के लिए चुना गया था। अब युद्ध तो हुआ नहीं, इसलिए ईरान हिजबुल्लाह के जरिए उन ठिकानों पर हमला करवाना चाहता है। हिजबुल्लाह को नए टारगेट की लिस्ट सौंपी गई है और अब लेबनान से इजराइल पर नए सिरे से प्रहार शुरू होने वाले हैं। अब सिर्फ इजराइल की आर्मी नहीं बल्कि टारगेट पर होगी इजराइल की कुछ खास इमारतें। अब सिर्फ सेना का बेस या मोसाद के ठिकाने नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के निशाने पर होंगे कई सिविलियन इलाके। अब ऐसे इलाकों में धमाके होंगे जहां से सेना का कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसे ठिकाने तबाह होंगे जो इजराइल की व्यवस्था और ताकत की नब्ज मानी जाती है। दावा है कि हिजबुल्लाह की नई रणनीति का ब्लूप्रिंट लेबनान से बहुत दूर तेहरान में तैयार किया गया है।
हिजबुल्लाह के उप प्रमुख नईम कासिम ईरान में हैं। नईम कासिम इजराइल के हमलों के डर से भागा है। नईम कासिम के साथ ईरानी सेना की बैठकें हुई हैं। इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाने के मकसद से हमले होंगे। हिजबुल्लाह अब तक उत्तर इजराइल और मौजूदा सेना के बेस पर हमले कर रहा है, लेकिन अब स्ट्रैटेजी बदलने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक अब इजराइल को बड़ा जख्म देने की तैयारी की गई है। इसके लिए ईरान से हिजबुल्लाह को नई मिसाइलें भी मिल सकती हैं। अब हिजबुल्लाह किसी एक ही जगह पर लगातार हमले करेगा। किसी खास जगह के एयर डिफेंस को नाकाम किया जाएगा। एयर डिफेंस नाकाम करने के लिए 100 से अधिक हमले किए जाएंगे। ईरान की कोशिश है कि भले ही हिजबुल्लाह के कई हमले नाकाम हो जाएं, लेकिन अगर एक भी हमला कामयाब हो तो इजराइल के नुकसान का ग्राफ बहुत ऊपर हो। ईरान की सेना ने इजराइल पर हमले की प्लानिंग की है। इजराइल के कई ठिकानों को टारगेट के तौर पर चुना गया है। ईरान की सेना अब उन्हीं ठिकानों को नष्ट करने की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह को सौंपने वाली है। ईरान इजराइल से युद्ध के लिए तैयार है। ईरान के वॉर प्लान में इजराइल की सभी बड़ी कंपनी, पावर प्लांट और सेना के ठिकानों समेत न्यूक्लियर सेंटर को नष्ट करना शामिल है। लेकिन इजराइल ने अभी तक ईरान पर हमला नहीं किया है और ईरान भी इजराइल पर पहला प्रहार नहीं करना चाहता है। अब ईरान उन तमाम ठिकानों पर लेबनान से हमले करवाएगा। इजरायली फाइटर जेट्स पर हिजबुल्लाह ने हमला किया है। फाइटर जेट्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई हिजबुल्लाह द्वारा। इजरायली फाइटर जेट्स को देखिए किस तरह से हिजबुल्लाह द्वारा निशाना बनाया गया। एक के बाद एक हमले किए गए हिजबुल्लाह द्वारा इजरायली फाइटर जेट्स पर। वो फाइटर जेट्स जो लगातार हमले कर रहे हैं हिजबुल्लाह पर। बेरूत पर हमले के बीच आईडीएफ ने बड़ा दावा किया है। बेरूत में अस्पताल के नीचे हिजबुल्लाह का बंकर था। बंकर में सैकड़ों मिलियन डॉलर कैश होने का दावा किया गया है। बंकर में $500 मिलियन का सोना था। आईडीएफ ने एनिमेशन वीडियो जारी किया है जिसमें बताया गया है कि किस तरह का यहां से खजाना मिला है। टुनाइट आई एम गोइंग टू डीक्लासिफाई इंटेलिजेंस ऑन अ साइट, ये कहा गया इजराइल द्वारा और उसके बाद ये एनिमेशन जारी किया गया। बेरूत में अस्पताल के नीचे खुफिया बंकर था। बेरूत के अल साहेल अस्पताल के नीचे बना हुआ था ये बंकर। बंकर में नसरल्लाह का ठिकाना होने का दावा किया जा रहा है। अस्पताल पर अभी हमला नहीं करने का प्लान है, लेकिन अस्पताल के नीचे किस तरह का बंकर था और उसमें किस तरह का खजाना था, वो जानकारी इजरायली डिफेंस फोर्स ने साझा की है। उसका एक एनिमेशन वीडियो जारी किया है। तो इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक एनिमेशन वीडियो जारी किया है। आईडीएफ का दरअसल देखिए दावा ये है कि ये देखिए ये है वो एनिमेशन वीडियो जिसमें बताया गया है कि ये ऊपर की इमारत है और इसके नीचे किस तरह का जो बंकर है वो बनाया गया था। फाइनेंशियल सेंटर था यहाँ पर और इस एनिमेशन के जरिए दिखाया गया है कि किस तरह से नीचे पूरा एक सिस्टम बनाया गया था। $500 मिलियन का सोना यहाँ पर मिला है। देखिए बंकर में सैकड़ों मिलियन डॉलर का कैश यहाँ पर मौजूद था। ये ऊपर इमारत है अस्पताल की और उसके ठीक नीचे ये बंकर है। कहा यह जा रहा है कि ये जो बंकर है यही नसरल्लाह का ठिकाना भी था। एनिमेशन के जरिए दिखाया गया है कि अल अहमदी जो बिल्डिंग है उसके नीचे मौजूद था ये सीक्रेट बंकर। बेरूत के बैंकों पर लेकिन आईडीएफ लगातार हमला कर रहा है। अल कर्द अल हसन बैंक पर बड़ा हमला किया गया है। अल कर्द बैंक के कई ब्रांच पर हमला किया गया है। हिजबुल्लाह का बैंक है अल कर्द अल हसन बैंक और इस पर हमले किए जा रहे हैं ताकि
जो फाइनेंसेस हैं उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके हिजबुल्लाह के। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी रूस के कजान पहुंच चुके हैं। कजान पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत किया गया है। वहीं अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति पुतिन और मोदी की मुलाकात होने वाली है। पुतिन के साथ होने वाली मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस मुलाकात में रूस यूक्रेन जंग का मुद्दा उठ सकता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या जंग में शांति समझौते पर भी चर्चा होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले जब भी मुलाकात उनकी हुई है रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ, उन्होंने हर बार इस बात को जरूर सामने भी रखा है। खुद पुतिन ने इस बात को बताया था कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बात चिंता भी जाहिर की है कि युद्ध का ये समय नहीं है। साथ ही पुतिन से हर बार इसके बारे में बात भी की है। तो क्या एक बार फिर अब जब उनकी मुलाकात होने वाली है रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बारे में बात करेंगे और फिर क्या इससे कोई रास्ता भी निकल सकता है। पीएम मोदी इससे कुछ देर पहले रूस के शहर कजान पहुंचे तो उनका किस तरह से स्वागत किया गया, इन 4 तस्वीरों में आइए आपको वो भी दिखाते हैं। पीएम मोदी के स्वागत में बड़ी संख्या में लोग उमड़े हुए थे। भारतीयों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। वहां पहुंचने पर पीएम के स्वागत में किस तरह से डांस किया गया और विदेशियों ने पीएम मोदी की अगवानी करते हुए कैसे हिंदी में प्रार्थना की, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे अब से कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के शहर कजान पहुंचे तो उनका किस तरह से स्वागत किया गया। भारतीय लोग तो मौजूद ही थे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, जोर शोर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। लेकिन रूस में भी प्रधानमंत्री का जिस तरह से स्वागत हुआ है, पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया है। कुछ देर पहले उन्होंने पारंपरिक नृत्य भी देखा है रूस का। और देखिए ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए उमड़े तमाम भारतीयों की, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया एयरपोर्ट पहुंचने के बाद। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात होने वाली है। मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी। रूस यूक्रेन जंग पर दोनों में बातचीत हो सकती है, क्योंकि इसके पहले भी जब भी मुलाकात हुई है ये मुद्दा जरूर अहम रहा है। दोनों के बीच बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर चर्चा की है। एक बार फिर जब द्विपक्षीय बातचीत हो रही है रूस और भारत के बीच में, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच, तो क्या रूस यूक्रेन जंग पर भी दोनों के बीच बातचीत मुमकिन है। अब देखते हैं कि मोदी और पुतिन के बीच किन किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, कौन से वो अहम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी दोनों के बीच। पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में किन मुद्दों पर बातचीत संभव है, आइए आपको बताते हैं। रूस और यूक्रेन जंग एक अहम मुद्दा है। शांति समझौते पर बातचीत मुमकिन है। इसके अलावा भारत और रूस के बीच डिफेंस डील संभव है। भारत रूस के बीच व्यापार को लेकर भी बातचीत होगी। वंदे भारत ट्रेन प्रोजेक्ट पर चर्चा संभव है। 120 वंदे भारत बनाने पर बातचीत मुमकिन है प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच। और मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ गए मेरे सहयोगी मनीष झा और सुमित, दोनों से बात करेंगे इस समिट के बारे में। मनीष, बहुत अहम है मुलाकात। जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, तब उनकी मुलाकात हुई थी राष्ट्रपति पुतिन से। अब एक बार फिर ब्रिक्स में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, लेकिन अभी आज द्विपक्षीय बातचीत होगी। कौन कौन से अहम मुद्दे होंगे हमने इसकी बात की है, लेकिन आपको क्या लगता है सबसे अहम मुद्दा या सबसे अहम मुद्दा भारत और रूस के संबंध में कौन सा है जिस पर बातचीत होगी दोनों के बीच? बिल्कुल, देखिए 4 महीने के अंतराल के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन मिलने वाले हैं। जाहिर है कि भारत और रूस के संबंधों को देखते हुए इन संबंधों को आगे बढ़ाने में किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर समीक्षा होगी। लेकिन अहम बात यह है कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच बातचीत हुई है तो न केवल आपसी संबंध बल्कि क्षेत्रीय संबंधों को लेकर भी और ग्लोबल संबंधों को लेकर भी चर्चा हुई है कि उस दिशा में भी कैसे आगे बढ़ना है। यह मीटिंग तब हो रही है जबकि जुलाई में जब प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग हुई थी और उसके बाद फिर पीएम यूक्रेन गए और यूक्रेन जाने के बाद फिर एनएसए अजीत डोभाल ने प्रेसिडेंट पुतिन को बताया था कि उनकी यानी प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की की क्या बातचीत हुई है। ऐसे में इस बात की काफ़ी संभावना है कि उस बातचीत की दिशा में, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन भी इस बात को कह चुके हैं कि शांति स्थापना की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये शांति स्थापना का एक आखिरी मौका है जो भारत के नेतृत्व में कोशिश की जा रही है। अगर नहीं तो फिर रूस और नाटो की अवश्यंभावी जंग को कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर सभी देश एकजुट होकर हैं और ऐसी स्थिति में कोशिश ये की जा रही है
कि उस वैकल्पिक व्यवस्था का निर्माण हो सके जिसमें भारत और ग्लोबल साउथ आगे बढ़ सके और विकासशील देशों को मौका मिल सके। तो उस लिहाज से भी मोदी और पुतिन ब्रिक्स पर जाने से पहले बहुत सी रणनीति पर एक साथ एक मत होते हुए दिख सकते हैं आपको। सुमित, पुतिन ने कुछ दिनों पहले ही बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी से जब उनकी मुलाकात हुई है, हर बार प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है, यूक्रेन के बारे में भी, युद्ध के बारे में भी चिंता भी जाहिर की है। और ये हमेशा से ये बात रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार ये बातचीत उनके सामने की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ये बात इस तरह से उनके सामने रख सकते थे। और अब एक बार फिर उनकी मुलाकात हो रही है, इसलिए पूरी दुनिया की नज़रें भी इस पर हैं, इस मुलाकात पर, क्योंकि इसकी अहमियत अपने आप में बहुत ज़्यादा है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अभी अगर आप देखें कि प्रधानमंत्री मोदी जब इस युद्ध के यानी यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बाद पहली बार आमने सामने हुए थे व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी, तब भी आपको याद होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि युद्ध किसी चीज़ का समाधान नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, पीस और निगोशिएशन बातचीत ही आखिरी में समाधान होता है। और उसके बाद कई मीटिंगों के बाद भी अभी जिस तरीके से मनीष ने बताया कि 4 महीने के बीच में यूक्रेन भी प्रधानमंत्री गए थे, उन्होंने वहां पर भी बातचीत की। तो भारत अब एक तरीके से आप देखिए, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो आप कह सकते हैं कि इजराइल हो, ईरान हो, इन सभी देशों के बीच में एक बड़ी मध्यस्थता लगातार एक बड़े प्लेयर के तौर पर हमेशा आप देखें बातचीत का एक दौर स्टार्ट करता है। ना सिर्फ उसको एक लेवल पर लेकर जाता है, बल्कि दोनों तरफ को कैसे साझा मंच पर इकट्ठा किया जा सके, ये भी भारत के कंधों पर आ रही है जिम्मेदारी। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट की बात है कि अब भारत एक आप कह सकते हैं कि एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से आगे बढ़कर, चाहे वो रूस हो, चाहे वो दूसरे देश हो, उनके साथ कैसे इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर काम कर सकता है, कैसे भारत एक उसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है, इसकी आप पुरजोर कोशिश की जा रही है। सुमित, लेकिन डिफेंस डील की बात भी हो रही है, क्योंकि वो एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमेशा से भारत और रूस का बहुत अहम सहयोग रहा है, बहुत अहम पार्टनरशिप रही है। उसको किस तरह से अब नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात हो रही है? देखिए बिल्कुल, आपको याद होगा S-400 की बात कर लीजिए, सुखोई विमानों को अपग्रेड करने की बात कर लीजिए, यहाँ तक कि कहा गया कि भारत F-500 की बात कर लीजिए, आप कह सकते हैं कि उसके लिए भी बातचीत कर रहा है। तो निश्चित तौर पर भारत की अलग अलग लिहाज से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि भारत अब एक ऐसे मंच पर, एक ऐसे मुकाम पर है जहां पर भारत अब इन सभी हथियारों को खुद मैन्युफैक्चर करना चाहता है। और ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किस तरीके से मिल सकता है भारत को, इसके ऊपर ज्यादा काम किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर बता देते हैं पहले, और उस पर बातचीत भी करेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। पुतिन ने कहा है कि G7 देशों से आगे निकले हैं ब्रिक्स देश। 2027 तक G7 देशों से बहुत आगे निकल जाएगा ब्रिक्स, ये कहा है पुतिन ने। उन्होंने कहा है कि G7 जो दुनिया के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली 7 देश हैं, उस संगठन से ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा आगे निकल जाएगा ब्रिक्स का संगठन। तो G7 से ज्यादा बड़ा होगा, ये बात सम्मेलन से ठीक पहले कही है पुतिन ने। तो ब्रिक्स समिट में शामिल होने के साथ पीएम मोदी कई द्विपक्षीय बैठकें भी करने वाले हैं। ये बैठकें कितनी अहम हो सकती हैं और भारत की भूमिका कैसे लगातार बढ़ती जा रही है, इसकी डिटेल आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूस के साथ जो द्विपक्षीय बैठक होने वाली है, उसमें क्या अहम बात है। 2.5 साल से जारी है यूक्रेन युद्ध, अमेरिका और यूरोप से तनाव बना हुआ है रूस का। चुनौतीपूर्ण समय में व्यापारिक सहयोग रूस का और भारत का बहुत जरूरी है और इस वजह से इस बैठक में ये बहुत अहम मुद्दे रहने वाले हैं। चीन के साथ जो द्विपक्षीय बातचीत होगी, सीमा पर हालात में सुधार हुआ है। अब यहां से आगे और बेहतर कैसे रिश्ते किए जा सकते हैं, नए सिरे से अब बातचीत होगी भारत और चीन के बीच। आर्थिक मोर्चे पर सहयोग की बातचीत होगी दोनों देशों के बीच, क्योंकि जो एक बड़ा मुद्दा था सीमा विवाद का, उस पर बातचीत हुई है, वहां पर कुछ सुलह हुई है। ईरान के साथ देखिए, मिडिल ईस्ट में शांति स्थिरता बहुत जरूरी है, निवेश और व्यापार बहुत जरूरी है और आर्थिक चुनौतियां हैं बहुत बड़ी ईरान के सामने। उसमें कैसे भारत उसका सहयोग कर सकता है और कैसे उसमें बातचीत आगे बढ़ सकती है, ये जो द्विपक्षीय बातचीत होगी उसमें ये अहम मुद्दे हैं जिनके बारे में बातचीत की जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं मनीष। देखिए, हमने रूस की बात की, लेकिन चीन के साथ जो बातचीत होगी भारत की, उसकी भी अपने आप में बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये ब्रिक्स समिट से ठीक पहले हमने देखा है कि कैसे 4 साल से जो मुद्दे हल नहीं हो रहे थे वो किसी तरह से हल हुए हैं और अब यहाँ से आगे बढ़ेगी बातचीत। बिल्कुल, देखिए आपको मैं बताऊं कि ब्रिक्स के अलावा एक और छोटा सा प्लेटफॉर्म हुआ करता था, RIC, यानी रशिया, इंडिया, चाइना। रूस का भारत और चीन के संबंधों में एक बहुत ही अजीब सा संबंध है। कहा भी यही जा रहा है कि इस बार भी भारत और चीन के बीच संबंध सुधारने में पर्दे के पीछे रूस की एक बड़ी भूमिका है। वैसे अगर देखा जाए तो 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी सेंट पीटर्सबर्ग में थे और उनसे एक सवाल किया गया था चीन के संबंधों को लेकर,
तब उन्होंने ये कहा था कि भारत और चीन के बीच भले ही सीमा विवाद है, लेकिन 40 साल से एक भी गोली नहीं चली है। तब वो 1987 से 2017 का रेफरेंस दे रहे थे। अफसोस की बात है कि उसके बाद 2020 में गलवान जैसी घटना हुई, 4 साल बेहद तनाव हुआ। लेकिन इस बार फिर उम्मीद की जा रही है कि जब प्रधानमंत्री मोदी हैं वहां पर, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वहां पर पहुंचे हुए हैं, और अब तक जो मीटिंग हुई है एनएसए और चीन के विदेश मंत्री के बीच, भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच, उस हिसाब से लग रहा है कि अगले कुछ घंटे में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात होगी और एक बार फिर संबंधों को नई दिशा देने की कोशिश होगी। जी, और इस बीच इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आ रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस पहुंचे हैं, कजान शहर पहुंचे हैं चीनी राष्ट्रपति। ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे शी जिनपिंग। पीएम मोदी से भी हो सकती है मुलाकात। देखिए, ये तस्वीरें शी जिनपिंग के कजान पहुंचने की। कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान पहुंचे हैं। अब से कुछ देर में उनकी मुलाकात भी होगी पुतिन के साथ। लेकिन इस बीच शी जिनपिंग भी, चीन के राष्ट्रपति भी कजान पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी से भी उनकी मुलाकात संभव है। सुमित, अब जब हम देख रहे हैं कि गलवान में और देपसांग में, इन तमाम इलाकों में पहले की जो स्थिति थी वहां पर बात बन गई है, तो अब मुलाकात संभव है, इसके बारे में लगातार बात की जा रही है और वो बहुत अहमियत रखता है भारत के लिए, रूस के लिए भी और चीन के लिए भी, क्योंकि रूस लगातार एक कोशिश कर रहा है कि दुनिया में जो हम बार बार बात करते हैं, ये युद्ध जब से शुरू हुआ है कि कैसे जो पावर सेंटर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, रूस की लगातार ये कोशिश है, चीन की भी लगातार ये कोशिश है कि ये जो 3 बड़ी शक्तियां ये एक साथ आएं। बिल्कुल, देखिए, अगर आप देखें कि साझेदार कौन होते हैं, साझेदार या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर कौन होते हैं जो लगातार उनके कन्फ्लिक्ट के अंदर एक दूसरे देशों का सहयोग करे। जहां भारत लगातार रूस यूक्रेन के युद्ध को सुलझाने में लगा है, जहां लगातार भारत ईरान और आप कह सकते हैं इजराइल के युद्ध को सुलझाने, वहीं अमेरिका क्या रोल निभा रहा है? अमेरिका रूस और यूक्रेन के युद्ध को बढ़ा रहा था। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा, जैसा मनीष ने बताया कि रूस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, खासतौर पर इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट की जब हम बात करते हैं 2020 के बाद, उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है, इसमें रूस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बातचीत क्या आ गई कि रूस भारत के साथ एक ऐसा नया कॉरिडोर बनाना चाहता है जिससे वो सीधे तौर पर भारत से पहुंच सके, जहां पर उसको लगातार जो 40 दिन का वक्त लगता है, जो यूरोप के रास्ते जो सामान जाता है उससे कम वक्त लगे, वो है लगातार चीन से होता हुआ रास्ता, यानी वो व्लादिवोस्तोक से चेन्नई होता रास्ता। उसके लिए चीन का सहयोग बहुत जरूरी है। इसी वजह से अब चीन को भी उस प्लेटफॉर्म पर लाकर एक तरीके से तीनों मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको याद होगा पिछले 3-4 महीने में व्लादिमीर पुतिन ने, चाहे वो चीन की यात्रा हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया की यात्रा हो, चाहे वो वियतनाम की यात्रा हो, इन सभी जगहों की यात्रा सिर्फ इस महत्वपूर्ण रूप से इसलिए भी की थी क्योंकि वो एक तरीके से एक नया इकोनॉमिक अलायंस बनाना चाह रहे हैं, एक ऐसा साझेदार, एक ऐसा बड़ा रोल प्ले करना चाह रहे हैं जहां पर वो इन सभी देशों के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। जी हाँ, मनीष, उसी की तरफ इशारा भी किया है पुतिन ने समिट से ठीक पहले, कहते हुए कि G7 से ज्यादा बड़ी शक्ति और ताकत बन जाएगा ब्रिक्स 2027 तक। बिल्कुल, देखिए, लेकिन आपकी सवाल का जवाब देते हुए हम एक बार उस वीडियो का जिक्र करना चाहेंगे जो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, चीन के राष्ट्रपति जब विमान से उतर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम इस तरह का उनका पब्लिक अपीयरेंस होता है, आपको लग रहा है कि वो बहुत स्वस्थ से नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो शी जिनपिंग की कंडीशन न केवल अपने यहाँ इस तरीके से है कि उनकी पॉलिटिकल कंडीशन थोड़ी कमजोर होती दिख रही है, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी उनका स्वास्थ्य देखें, जिस तरीके से वो उतर रहे हैं। एक बार के लिए मुझे लगा जैसे बाइडन उतर रहे हो। बाइडन की जो हालत उनके ऐलान करने से पहले था कि वो प्रेसिडेंट चुनाव नहीं लड़ेंगे, तकरीबन वैसे ही शी जिनपिंग दिख भी रहे हैं, किसी तरह वो टहलते टहलते अपनी गाड़ी तक पहुंच रहे हैं। बहरहाल, अगर आप देखें कि भारत और चीन के संबंधों के बीच में ब्रिक्स एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्रिक्स का जब स्थापना हुई थी तो कहा गया था ये विकासशील देशों का संगठन है, G7 अमीर देशों का क्लब है। लेकिन देखिए, 43% GDP हुआ करती थी G7 की, आज घटकर 30% रह गई है, जबकि ब्रिक्स जो है वो जमीन से उठकर और अब वो 35% जा चुका है। तो ऑलरेडी वो G7 को पीछे कर चुका है और 2027 तक माना जा रहा है कि सबसे पावरफुल ग्रुप होगा ब्रिक्स, जिसका फाउंडर मेंबर भारत है। जी हाँ, जिसका फाउंडर मेंबर भारत। और देखिए, ये तस्वीरें शी जिनपिंग के पहुंचने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे तब इसी तरह से उनका भी स्वागत किया गया था। बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से, पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया है। मिठाई वहां पर लेकर जो महिलाएं वो मौजूद हैं और वो खिलाई गई है। ये अपने आप में हम सुमित पहली बार देख रहे हैं इस तरह से स्वागत होना।
देखिए बिल्कुल भव्य स्वागत तो है ही, और निश्चित तौर पर एक मैसेजिंग भी है दुनिया भर के देशों को कि देखिए अब रशिया एक बड़े ऐसे प्लेटफॉर्म को बना चुका है, लगातार सक्सेसफुली अब compete कर रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि आगे बढ़ चुका है G7 देशों से। और वो प्लेटफॉर्म अब इन सभी देशों के अंदर जो अपने आप खुद सक्षम है अपनी प्रोडक्शन लाइन को बनाने में, अपनी मार्केट में, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, चाहे वो चीन की हो, चाहे वो भारत की हो, चाहे वो रूस की हो, इन सभी देशों को मिलकर आप एक तरीके से एक नया अलायंस बनाने को कोशिश कर रहा है। और ये सीधे तौर पर आप कह सकते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड को एक बड़ी चुनौती होगी। और इसी से संबंधित एक बड़ी खबर आ रही है, आप जो कह रहे हैं सुमित की वेस्टर्न वर्ल्ड को एक बड़ी चुनौती है, ये ब्रिक्स समिट से पहले अमेरिका ने बयान दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि हम नहीं मानते कि ब्रिक्स प्रतिद्वंदी बन रहा है, अपने सहयोगियों से हमारी मजबूत साझेदारी है, ये कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, ये कहा है अमेरिका ने, हमारे जो सहयोगी हैं उनसे हमारी मजबूत साझेदारी है। और अब हम आपको बताते हैं कि ब्रिक्स की डिटेल क्या है। ब्रिक्स से ब्रिक्स प्लस तक का सफर तय कर चुका है, इसकी डिटेल क्या है जानिए। 2006 में ये ब्रिक बना, और इसके बाद 2009 में जब साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ तो ये ब्रिक्स हो गया, और अब ये 2024 में ब्रिक्स प्लस है, यानी ब्रिक्स में और भी देश शामिल हो गए हैं, ब्रिक्स प्लस बन गया है। 4 देशों का समूह बना था शुरुआत में, ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना, और इसके बाद ये संस्थापक सदस्य थे। इसके बाद इसमें शामिल हुआ साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, और फिर साउथ अफ्रीका शामिल होने के बाद ये ब्रिक्स बन गया। ये सदस्य हैं इसके, लेकिन अब इसमें 9 सदस्य देश हो चुके हैं, यानी ब्रिक्स प्लस ये हो चुका है, जिसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका के अलावा मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हैं। तो अब ये ब्रिक्स प्लस हो चुका है, ये ताकत बढ़ती जा रही है। क्या है इसका एजेंडा, ये जान लीजिए। विकासशील देशों के बीच तालमेल बनाना इसका एक बड़ा एजेंडा था, जिसके तहत इसे बनाया गया था। आपस में आर्थिक सहयोग को बढ़ाना एक बड़ा उद्देश्य है, और राजनीतिक संबंध बेहतर बनाना भी इसका एक बड़ा उद्देश्य रहा है। उसी दिशा में ये आगे काम लगातार करता रहा है। तो देखिए ये लोकप्रियता इसकी किस तरह की है। 40 से ज़्यादा देश इसमें शामिल होना चाहते हैं, यानी अभी जो सदस्य हैं उससे ज़्यादा देश इस तरह के हैं जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, इस समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं। मनीष, देखिए ब्रिक्स की ताकत के बारे में बात हो रही है। अमेरिका की तरफ से बयान आया, व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया कि हम नहीं मानते कि ये कोई प्रतिद्वंदी संगठन है, हम नहीं मानते कि जिनके साथ हमारा सहयोग है, चाहे वो भारत हो या चीन हो, उनके साथ हमारा जो व्यक्तिगत संबंध है, जो हमारे सहयोग है, वो उसी तरह से बना रहेगा। लेकिन रूस इसे दुनिया के सामने किस तरह से रखता है, क्योंकि अमेरिका की, वेस्टर्न वर्ल्ड की, नेटो की लगातार एक कोशिश रही है कि रूस को वो अलग थलग करें। लेकिन ये ब्रिक्स का समिट और इसमें भारत का, चीन का, तमाम देशों का शामिल होना ये दिखाता है कि रूस अलग थलग नहीं है, बल्कि रूस अपने आप में अलग एक जो ताकत है उसको मजबूत बनाने में लगा हुआ है। बिल्कुल, देखिए इसका एक उदाहरण के साथ मैं कहना चाहूँगा। कुछ देर पहले ईरान के राष्ट्रपति रूस में ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए रवाना हो गए थे, और अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आज प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच एक द्विपक्षीय मुलाकात है। अब ऐसे वक्त में जब ईरान के खिलाफ इजरायल कभी भी युद्ध छेड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है, जब अमेरिका इजरायल की मदद कर रहा है, लेकिन उस वक्त आप देखिए कि भारत और ईरान के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे के साथ मीटिंग करेंगे, ईरान के प्रेसिडेंट रूस में रहेंगे। यही बदलते जियो डायनामिक्स का उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, फरवरी 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने यह प्लान किया था कि रूस को कंप्लीटली हम आइसोलेट कर देंगे, अलग थलग कर देंगे। लेकिन 3 साल बाद आज ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए 16 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर पहुंचे हैं। 40 देश ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए चाह रहे हैं। तो कौन अलग थलग होता जा रहा है, कौन इस मामले में एक अलग ग्रुप बनता जा रहा है? तो 3 साल में बहुत कुछ बदल गया है, और अगले 48 घंटे में इस ब्रिक्स सम्मेलन के बाद दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को नए नजरिए से देखा जाएगा, और इसलिए यह ब्रिक्स सम्मेलन बेहद निर्णायक होगा। जी हाँ, और इसमें एक बहुत अहम मुद्दा है जिस पर चर्चा होने वाली है, और वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर जियोपॉलिटिक्स के लिए हो सकता है, इकोनॉमी के लिए दुनिया की हो सकता है। डॉलर को टक्कर देने के लिए ब्रिक्स का एक बड़ा प्लान है। कजान में ब्रिक्स की करेंसी पर चर्चा संभव है। डॉलर और यूरो पर निर्भरता कम करने के लिए योजना बनाई जा सकती है, इस पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स की बैठक में अपनी करेंसी पर चर्चा संभव है, तो ये अपने आप में अगर होता है तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। इस पर बातचीत शुरू हो रही है। इस पर बातचीत अगर होगी तो डॉलर को टक्कर देने के लिए ब्रिक्स अपनी करेंसी की बात कर सकता है, यानी यूरो और डॉलर की टक्कर में ब्रिक्स की करेंसी पर भी चर्चा संभव है। हालांकि इसके रास्ते में बहुत सी मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन एक कोशिश है कि ब्रिक्स की भी अपनी करेंसी हो। ब्रिक्स की नई करेंसी की डिमांड दरअसल क्यों है, ये भी जानना जरूरी है। डॉलर और यूरो पर निर्भरता
कम करने की कोशिश है। आपस में व्यापार में आसानी होगी अगर ब्रिक्स की अपनी एक करेंसी होगी और निर्भरता नहीं होगी डॉलर और यूरो पर। 2022 में रूस ने नई करेंसी की बात कही थी और अब उस पर बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर करेंसी होगी तो इसका असर क्या होगा? अगर ब्रिक्स देशों की अपनी करेंसी होती है तो वो जानना जरूरी है। अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व घटेगा। दुनिया का 79% कारोबार अमेरिकी डॉलर में होता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में 74% कारोबार डॉलर में ही होता है। लेकिन अगर नई करेंसी आती है तो इससे ये बदल सकता है। नई करेंसी से क्या बदलाव होगा, इसलिए जानिए। अमेरिकी डॉलर का मूल्य घट जाएगा। प्रतिबंध लगाने की अमेरिका की ताकत भी घटेगी। अमेरिका की घरेलू चुनौती इसकी वजह से बढ़ जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है सुमित, और इसके बारे में लगातार चर्चा हो रही है। हालांकि ये अब 2022 में सुझाया गया था रूस द्वारा, अब इस पर बातचीत होगी, लेकिन ये बड़ा कदम है और जिस तरह से ताकत बढ़ रही है ब्रिक्स की, अपने आप में अहम फैसला हो सकता है। देखिए बिल्कुल, और इसमें मैं आपको कहूं कि इसको इनिशिएट करने का श्रेय भी शायद भारत को ही जाता है। मुझे याद है कि जब रूस और भारत की डील हो रही थी, खासतौर पे कई आर्म्स एंड एम्युनिशंस को लेकर, चाहे S-400 को लेकर, तो भारत की तरफ से कहा गया कि हम चाहते हैं कि इस डील के जो रकम है वो रुपए में दी जाए। तो निश्चित तौर पर उस समय रूस ने इस बात को माना और रूस ने इस बात को इंप्लीमेंट किया। दोनों देशों के बीच में ये साझेदारी या फिर ये समझदारी बनी कि देखिए अब हम इसको डॉलर्स में नहीं, दूसरी चीजों में नहीं, भारतीय बैंक द्वारा ही इसको पैसे को दिया जाएगा और रुपए में दिया जाएगा। तो शायद वो इनिशिएटिव या वो एक्सपेरिमेंट था दोनों देशों के बीच में जिसने इसको आगे और मजबूत किया। और अब ऐसी बात हो रही है कि अगर ब्रिक्स देशों के बीच में अगर कोई साझेदारी होती है, कोई आदान प्रदान होता है साजो सामान का, कोई डील होती है, कोई इकोनॉमिक चीजें शेयर की जाती है, तो उसका जो लेन देन है वो ब्रिक्स करेंसी में ही किया जाए या दोनों देशों की करेंसी के बीच ही किया जाए। तो ये निश्चित तौर पर दोनों की इकोनॉमी को एक साथ बूस्ट देना, एक तरीके से उसको डेवलप करना, उसको आगे लेकर चलना, ये सभी देशों की तरफ से किया जा रहा है। जी हाँ, लेकिन डॉलर के मुकाबले करेंसी को खड़ा करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती जरूर होगी। इधर पुतिन और किम का गठजोड़ किसी भी वक्त दुनिया में जंग का तीसरा मोर्चा खोल सकता है। किम जोंग ने ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी वक्त दक्षिण कोरिया पर हमला कर सकते हैं। सिर्फ इंतजार है तो एक रिपोर्ट का, जिसके आते ही किम को दक्षिण कोरिया पर हमले की हरी झंडी मिल जाएगी। दुनिया में किसी भी वक्त जंग का तीसरा मोर्चा खुल सकता है। जंग की जमीन होगी उत्तर और दक्षिण कोरिया की। इस जंग की वजह होगी ये जासूसी ड्रोन जो इस वक्त किम जोंग के कब्जे में है। दरअसल किम को शक है कि ये दक्षिण कोरिया का ड्रोन है जो प्योंगयांग की जासूसी के लिए आया था, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से बेकाबू होकर उत्तर कोरिया में आ गिरा, जिसके बाद उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को जंग की धमकी दे डाली है। उत्तर कोरिया ने कहा, अगर दक्षिण कोरिया ने हमारी सीमाओं का उल्लंघन किया है और अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो इसे युद्ध के लिए उकसावा माना जाएगा। इसका मतलब युद्ध की घोषणा होगा और तुरंत जवाबी हमला शुरू किया जाएगा। दरअसल किम जोंग अभी तक ड्रोन की जांच कर रहे हैं। जानने की कोशिश है कि यह ड्रोन उत्तर कोरिया में कहां से आया। हालांकि दक्षिण कोरिया ने इसे किम जोंग का प्रोपेगेंडा करार दिया है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा, ये प्योंगयांग के एक तरफा दावे हैं, इसमें कुछ भी सच जैसा नहीं है, ये सत्यापन के लायक भी नहीं है, हमें इसे किसी प्रतिक्रिया की जरूरत भी नहीं है। दरअसल माना जा रहा है कि किम जोंग किसी भी वक्त अपने दुश्मन मुल्क पर हमला कर सकता है। वो सिर्फ हमले की एक वजह ढूंढ रहा है। किम जोंग के इस भरोसे की वजह रूसी राष्ट्रपति की दोस्ती माना जा रहा है। दावा है कि किम अपनी सेना लगातार रूस भेज रहा है, जिसकी पुष्टि हाल ही में सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों से होती है। दावा है कि ये उसुरिस्क सैन्य बेस की तस्वीरें हैं। सैन्य बेस के परेड ग्राउंड में उत्तर कोरिया के सैनिक नजर आ रहे हैं। वहीं ये दूसरी तस्वीर खबरोवस्क सैन्य बेस की है। दावा है कि यहां भी उत्तर कोरिया के सैनिक मौजूद हैं। तो द्विपक्षीय बातचीत में एक अहम मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान के बीच में भी होगी। मनीष, क्या बातचीत संभव है दोनों के बीच? देखिए, इसकी टाइमिंग वाकई बेहद महत्वपूर्ण है और आज कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच में मुलाकात होने वाली है। ईरान के राष्ट्रपति जो कि नए चुने गए थे, तो उनके साथ इनकी पहली मुलाकात होगी। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे वक्त में हो रही है
जब ईरान के खिलाफ जंग की तैयारी है इजराइल की। और यहां भी आप देखिए कि भारत अकेला ऐसा मुल्क है जो ईरान के साथ भी बात कर रहा है और इजराइल के साथ भी बात कर रहा है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की बातचीत होती है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें जियो पॉलिटिक्स में, तो चाहे रूस यूक्रेन का मसला हो जहां पर पुतिन और जेलेंस्की से प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं, वहीं अगर आप देखें इजराइल और मिडिल ईस्ट का, तो वहां पर इजराइल के साथ साथ दूसरे पक्षों के भी सभी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे हैं। यही भारत की डिप्लोमेसी है। और ये मुलाकात बहुत अहम है, ये समय बहुत अहम है ईरान के लिए भी, मिडल ईस्ट के लिए भी।